प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, कवि आदरणीय श्री पुरंजन कांडपाल जी आज मेरे साथ में उपस्थित हैं और उनके जो निवास स्थान रोहिणी में मैं आज आई हूँ उनका साक्षात्कार लेने के लिए। साहित्य की विभिन्न विधाओं पर उन्होंने बहुत अधिक लिखा है और बहुत चिंतनशील हैं, बड़े विवेक से लिखते हैं, हर चीज़ को पहले गहरा अध्ययन करते हैं और उसके बाद कुछ लिखने के लिए बढ़ते हैं। हिंदी में और कुमाऊनी मिलाकर उनकी इस वक्त 34 किताबें वो लिख चुके हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है, दिल्ली की आप कह सकते हैं, पूरे उत्तराखंड की कह सकते हैं और हमारे पूरे भारत की मैं कहूँगी कि जिन्होंने साहित्य को इस तरह से लिखने का प्रयास किया कि जो समाज के लिए, उद्धार के लिए कुछ काम आ सके। समाज में जो रूढ़िवादियाँ हैं, समाज एक चिंतनशील समाज के लिए जो उन्होंने कार्य किया है वो बड़ा ही अद्भुत है और आज मैं उनके साथ में उपस्थित हूँ। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले आपके जन्म के बारे में जानेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे आपकी शिक्षा हुई। मेरा जन्म गांव में हुआ, जिला अल्मोड़ा में, रानीखेत के पास, ग्राम खग्यार जी। तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था और 28 मार्च 1948 को, अभी इसी 28 मार्च को मेरे को 75 साल हो गए जी। 76 साल लगा हुआ है। और खग्यार गांव जो है ये अल्मोड़ा में है और अगर आप इसके बारे में अधिक कहें, हमारे घर से रानीखेत शहर करीबन 8 किलोमीटर दूर है। जी जी जी। वो फिर आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से? प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव में ही हुई। उन दिनों मैंने 1962 में कुनेला खेत से जो मिडिल स्कूल था वो तब कक्षा 8 तक था, तो वहाँ से किया। उसके बाद रानीखेत इंटर कॉलेज से 10वीं पास की। जी जी जी। आपकी मैंने ये जो किताब है ना, लमक्याओ, आपकी किताब अभी आपकी अपने अनुभवों पे आधारित अपनी जीवनी भी लिखी है आपने इसमें, और ये कुमाऊनी भाषा में आपने लिखी है। तो मैंने इसका अध्ययन किया और बहुत प्रभावित किया आपकी इस लेखनी ने, जो आपने अपने बारे में लिखा, अपने जीवन के बारे में लिखा, अपने संघर्षों के बारे में लिखा। तो उसमें आपने पूरा ये लिखा हुआ है अपने जन्म स्थान से लेकर के, और आपकी अध्ययन किस तरह से हुआ, किस तरह से आप फौज में गए। तो अध्ययन तो आपने गांव से किया, उसके बाद आप राजनीतिक शास्त्र में एमए आपने किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। तो आप फौज में रहे और आपने भारत पाकिस्तान युद्ध में भी जो 1971 में हुआ था उसमें भी आपकी हिस्से हो रही। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। सूक्ष्म में बताऊँ, इस किताब में जो ये लमक्याओ है, लमक्याओ का कुमाऊनी शब्द है लमक्याओ, इसका अर्थ होता है छलांग लगाना, छलांग, एक कूद। इसमें मैंने 168 पृष्ठ की एक किताब है। इस किताब में मैंने अपने आरंभ से लेके आखिर तक का विवरण दिया है। जैसे कि आपने कहा, मैं मैट्रिक करके घर से निकल गया था और 16 फरवरी 1968 को मैं चारबाग स्टेशन लखनऊ पहुंचा और आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर में मैं वहां से चला गया और वहां मैंने ट्रेनिंग की। फिर आर्मी में रहा। आर्मी में मैंने 15 साल के लगभग नौकरी की है जी। और उसी दौर में मैं मैट्रिक करके जब घर से गया था तो मुझे एक लगन थी मेरे मन में, एक चाह थी कि मुझे और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए। हालांकि उतना ज्ञान नहीं था, गांव की शिक्षा थी। लेकिन फिर 1972 में मैंने गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ से इंटर पास किया। 1975 में फिर आगे पढ़ने के लिए मन था। फिर जोधपुर यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ से मैंने ग्रेजुएशन की और उसमें मैंने डबल इंग्लिश साहित्य को चुना और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से फिर आगे चल के 2 साल बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। जी जी जी। ये एक मेरी थी, ये मेरी जो है एकेडमिक शिक्षा। और बाकी टेक्निकल शिक्षा की अगर मैं बात कहूँ तो जो सिनेमा मैंने सीखी, तो वहाँ मैं पहले हेल्थ असिस्टेंट में जब बन जाने के बाद मैं हेल्थ एजुकेटर बन गया और हमें जो ट्रेनिंग दी गई वो हेल्थ एजुकेशन, लोगों को कैसे करना, समाज में कैसे हेल्थ एजुकेट करना, उसकी शिक्षा मेरी आर्मी सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो लखनऊ और आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे जी और केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो नई दिल्ली, DGHS, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इस माध्यम से जी आपने किया। और आपका मेडिकल कोर रहा है सेना में। हाँ जी। तो आपने मेडिकल कोर में बहुत सारे
जो सैनिक होते थे जो घायल हो जाते थे युद्ध की भूमि पर हो, उस तरह से लड़ाई के मैदान में इनकी जो आप बात कर रहे थे, वो मैं इतना कहता हूँ कि उस दौर में मेरी उम्र मात्र 23 साल की थी। ये 1971 की जब लड़ाई शुरू हुई, ट्रेनिंग करने के तुरंत बाद मेरी पोस्टिंग इस जगह पर हुई और हम वहाँ मेडिकल एक बटालियन में चले गए। बटालियन में होती है एक एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन, उसको हम एडीएस कहते हैं। और 71 की लड़ाई में हम सेना के साथ, सेना एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सब लोगों को इकट्ठे करते हैं, जिसको हम फायरिंग लाइन कहते हैं। तो फायरिंग लाइन में हम थे और जितने भी हमारे सैनिक को कैजुअलिटी हो जाते थे, चोट लगती थी, ये करते थे, तो उनको हम इवैक्यूएट करना, उनको लाना, उनको ट्रीट करके फिर आगे फील्ड हॉस्पिटल को भेजना, ये हमारा काम था। और ये 14 दिन की लड़ाई हुई थी। 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक 14 डेज वार, और 16 दिसंबर को बांग्लादेश बन गया था। और तब हमारे फील्ड मार्शल बाद में बने, उस वक्त जनरल साहब थे, जनरल मानिक शाह, और देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस दौर का, जहाँ तक मुझे याद है। अब तो 50 साल से ज़्यादा हो गई। तो जैसे आप मेडिकल कोर में थे और लेकिन साहित्य आपका उसी दौर से शायद चलता रहा। आपकी पहली किताब कब निकली थी जब आपने लेखन शुरू किया? लेखन का मेरे मन में बहुत पहले से ही था, लेकिन जब 71 की लड़ाई समाप्त हो गई 16 दिसंबर को, उसके बाद भी हम बंकरों के अंदर रहे। तो बंकरों में जब अंदर रहते थे तो जंगलों में, वहाँ फायरिंग लाइन के पास के आसपास, तो मन में यही बातें आती थी। घर में मैंने देखा था हमारे उधर एक जागर लगती है, महिलाओं को कहते हैं इसको भूत लग गया, इसको मसान लग गया, इसको छल लग गया, हवा लग गई, तो ऐसा कहा जाता था। तो मैं अपने आंखों से उस चीज़ को देखता था, मुझे वो कुछ समझ में नहीं आता था कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। और कई बार उसमें कई शक आए, कई शंकाएं आई। तो उसी पर मेरी लेखनी का जन्म हुआ और मैंने कहा क्यों नहीं इसको मैं लिखा जाए। ये महिलाओं का शोषण है, उनको डरा के रखना, धमका के रखना, उनको शोषित करके रखना। क्योंकि आपका जो लेखन रहा है वो जो रूढ़िवादिता है, जो अंधविश्वास है, उसको दूर करता है आपका जो लेखन है। और आप चाहते हैं कि एक जीवन को एक उस तरह से जिया जाए, एक व्यवहारिक रूप में जिया जाए और इन अंधविश्वासों के उसमें न पड़ा जाए। हाँ, तो इसके बाद मैंने सोचा उस कहानी को लिखूं और मैंने एक उपन्यास लिखा, उसका नाम है, हिंदी में लिखा, जागर उपन्यास लिखा। और उसमें कुछ समस्याएं आई कि कुछ उसके जो उसके तकनीकी पहलू थे, उसके लिए मैं बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिला, मेडिकल डॉक्टरों से मिला और चिकित्सकों से मिला और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे मिला कि आप ये जो मसान पूजा के बाद महिलाओं की जो परेशानी है वो दूर कैसे होती है। तो उन्होंने मुझे इसका बताया कि ये हमारा एक हार्मोन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, और इस सिस्टम में जब मनुष्य के भ्रम को दूर कर दिया जाता है तो उसका जो तंत्रिका तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारे काम करने लगते हैं। तो उसी आधार पर मैं, हाँ, मतलब पूरा आपने इसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया और इसको रूढ़िवादिता को भी हटाने के लिए आपने वैज्ञानिक पक्ष को देखा और उपन्यास लिख दिया। और आपने उपन्यास लिखा और फिर धीरे धीरे आपका एक क्रम चलता रहा। अभी तो आप करीब 17 उपन्यास हिंदी में, कहानी मिलाकर, सब लेख वगैरह मिला के ना, हाँ, अब तक 17 आपकी कुमाऊनी में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। 17 कृतियाँ आपकी। मैंने जब ये उपन्यास छपने के बाद थोड़ा सा समाज में जब ये उपन्यास गया तो जो लोग रूढ़िवाद और अंधविश्वास के जो पोषक थे वो ये समझते थे कि इसने हमारा विरोध किया है और उन्होंने उसके बारे में उल्टा सुलझा किया। लेकिन ये किताब छपाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जी। फिर हिंदी एकेडमी दिल्ली सरकार ने एक ऐड दिया था नवभारत टाइम्स अखबार में, उसके आधार पर मैंने अपनी स्क्रिप्ट को जमा किया और उन्होंने ये किताब छपाई। ये समाज में गई और समाज में जाने के बाद कुछ लोगों ने, समाज के लोगों ने मेरे साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया, यानी यूँ कहें मेरा बहिष्कार किया। ये अखबार में ये बात छपी और अखबार में छपने के बाद ये राष्ट्रीय सहारा में गया। राष्ट्रीय सहारा ने मेरी इस लड़ाई पर मुझे आज का प्रेरक व्यक्तित्व सम्मान भी दिया था। जी, अखबार में, उनके ही अखबार में ये छपा था। और अब जो आप किताबों की बात कर रहे थे, तो तब से लिखने का सिलसिला चलता रहा। और तो आप लगातार लिखते रहे हैं और बहुत अध्ययन के बाद लिखते हैं आप, क्योंकि आपकी किताबों में जीवनियाँ भी बहुत सारी आपने लिखी हैं और लोगों के व्यक्तित्व के बारे में भी लिखा है, तो उनको आपने समझा है या जो जिनसे आप प्रभावित हुए हैं। इन 17 जो मैंने कुल अब तक 34 किताब लिखे, जो 17 किताब मैंने
हिंदी में लिखे हैं जी। 17 मैंने कुमाऊनी में लिखे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 45 वर्षों में मैंने जो ये 34 किताबें लिखी, तो इनमें जो हैं अगर हम उनको मैं श्रेणीबद्ध अगर कर दूँ तो 5 तो मेरे कविता संग्रह हैं जी, 4 मेरे कहानी संग्रह हैं, 3 उपन्यास हैं, 1 नाटक है, 1 निबंध संग्रह है, 3 जीवनी हैं, 8 मेरे लेख संग्रह हैं और 1 सामान्य ज्ञान है, 1 भाषा ज्ञान है और 1 अनुच्छेद कहानी चिट्ठी का है और 1 कुमाऊनी भाषा का व्याकरण है जी जी, और फिर 1 मैंने शब्दकोश भी लिखा प्योल पेटार। और आखिर में ये 17वीं किताब के तौर पर इन किताबों की चर्चा भी मैंने इस किताब में की है। जी, जी। इस लम्क्याओं में मैंने अपनी पूरी कहानी इसमें लिखी है, मैंने क्या किया जी। और कुछ एक मिशन भी इसमें मैंने चलाए थे, बाद में उनकी भी मैंने इसमें चर्चा की हुई है। जी, मैं जिस गांव में रहा खग्यार गांव के हालात के बारे में भी मैंने इसमें चर्चा की है। और मेरी इन किताबों का अधिकांश मेरी किताबों का समीक्षा भी हुई है। मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए, आपने मेरी कई किताबों की समीक्षा की है। मैंने इसमें एक चैप्टर बनाया है मेरे साहित्य के समीक्षक। उन साहित्य का समीक्षकों में डॉक्टर हेमा उनियाल जो आज मुझसे बात कर रही हैं, इन्होंने भी मेरी कई हिंदी की किताबों की आपने समीक्षा की है। वो विभिन्न पत्रिकाओं में वो समीक्षाएँ छपी हुई। आपका लेखन जो मैंने बारीकी से देखा है, एक जागरूक लेखन है, समाज को जागृत करने का लेखन है। लेकिन समाज में आप देखते होंगे कि कई बार हम कुछ ऐसे उद्देश्यों को लेके आते हैं रूढ़िवाद के खिलाफ, तो कई लोग आपके पक्ष में नहीं रहते जी। कुछ समाज ऐसा रहता है आपको उसका बहिष्कार भी झेलना पड़ता है कि आप जिन प्रथाओं को हम मान रहे हैं आप उनका बहिष्कार कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये मानना होता है। तो कई बार आपके साथ भी रहा होगा ऐसा? मेरे साथ जैसे आप मंदिरों में और नदियों के लिए कहते हैं कि नदियों को गंदा न करें, उनको प्रदूषित न करें, उनमें जो फूल पत्र लोग डाल रहे हैं उसको न करें, साफ रखें, तो कई लोगों को ये लगता होगा कि ये तो हमारी आस्था है, हम यहाँ पर करेंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी कई किताबों में शायद आपने ये सब चीज़ पढ़ा है। मेरा इतना कहना है कि हमारे देश में 22 करोड़ लोग मल न्यूट्रिशन के हैं, जो बच्चे होते हैं, लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का। मैं ये चाहता हूँ भगवान को प्रतीक के तौर पर अगर हम 2 बूंद दूध के चढ़ा दें मूर्ति पर और उस आधा लीटर दूध को यदि हम किसी गरीब के बच्चे को दे दें, नदी में हम डाल देते हैं, मेरे को इससे वो नहीं है। लोग कहते हैं ये हमारी प्रथा परंपरा है। प्रथा परंपरा मनुष्य ने बनाई थी। प्रथा परंपरा उन्हें मनुष्य नहीं बनाया, हमने बनाई थी। हालात के देख के, समय को देख के प्रथा परंपराएं बदल देते। अब नदियों में पानी कम हो गया, अब भी विसर्जन में वही चीज़ चल रहा है। हम विसर्जन के बहाने सब कुछ हम उसमें डाल देते हैं। हमारा इतना ही कहना है कि यदि जल स्रोत नहीं रहेंगे, जी। आज से जो नदियों में 1000 गुना पानी ज़्यादा था, आज पानी घट गया। आज से 1000 गुना जनसंख्या कम थी, आज 1000 गुना बढ़ गई। तो वो उसके बाद औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, गंदे नाले भी नदियों में गए। तो एक दिन ऐसा आएगा, मैं देखता हूँ कि देश विदेशों में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पानी के लिए वो अभी रो रहे हैं। तो हमारा इतना ही उनसे ये कहना होता है कि आप परंपराओं को मानिए, लेकिन परंपरा का नाम पर थोड़ा सा हमें विज्ञान को भी देखना चाहिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, वो हमें करना मतलब विज्ञान सम्मत यथार्थ हो ना, विज्ञान सम्मत यथार्थ होना चाहिए जी। और अच्छा दर्शन है आपका कि आपका ये कि रूढ़िवादिता जो उस तरह से है वो समाज में ना आने पाए, हम उसका वैज्ञानिक आधार ढूंढें और उसको हम सरल तरह से भी कर सकते हैं, और जिससे हमारी नदियाँ प्रदूषित न हो, हमारे जल जंगल ज़मीन हमारी सब अच्छी रहें। आपका ये उद्देश्य रहता है आपके लेखन में। तो जैसे आपने इतनी सारी पुस्तकें लिखी और इतना आपने साहित्य का सृजन किया, तो उस हिसाब से समाज से आपको क्या उसका रिस्पांस मिला है, समाज से क्या प्रतिक्रिया मिली है आपको? समाज से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और 100 से भी ज़्यादा लोगों ने मुझे सम्मानित किया है। और मेरी एक किताब है बचपन की बुनियाद, इसको हिंदी एकेडमी से 2007-2008 का कीर्ति सम्मान भी मुझे मिला हुआ है। कारगिल के रणबांकुरे मैंने लिखी थी, उसमें मुझे अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली प्रदेश की तरफ से कीर्ति सम्मान उसमें मिला जी। मैं डॉक्टर हेमा उनियाल, मैं आपको एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। मेरा एक मिशन है कि मंदिरों में, जो हम मंदिरों में कई जगह है हमारे देश में, हमारे ही राज्य में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में
मंदिरों में जो है पशु बलि दी जाती है। तो उस पशु बलि का मैंने विरोध ये किया, मैंने कहा हमारे भगवान कभी भी ऐसा नहीं करते, हमें मंदिरों में रक्तपात नहीं करना चाहिए। आप नारियल चढ़ाइए, फूल पाती चढ़ाइए। तो इस विरोध पर भी तो कुछ लोगों का जो उद्योग बंद होता है उसको मैं अपनी भाषा में इधर कहता हूँ, लोगों ने एक उद्योग बनाया, मसाण उद्योग, बकरी कटेंगी, उसमें उनके जो पोषक हैं, जो बताने वाले हैं, तो अब जिनके कारण जो मेरे बातों से, मेरे लेख से, मेरे साहित्य से या मेरी कविताओं से मैं साफ लोगों से कहता हूँ कि पढ़े लिखे अंधविश्वासी बन गए, लेकर डिग्री ढेर और अंधविश्वास के मकड़ जाल में फंसते न लगती देर। तो मैं ये कहता हूँ इस मकड़ जाल से थोड़ा सा बाहर आइए। और पंडित ओझा गुणी तांत्रिक बन गए भगवान, और आँख मूंद विश्वास करे जग त्याग तथ्य विज्ञान। मैं कहता हूँ विज्ञान को लाइए आप किसी अब देखिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी जो लिटरेसी रेट था वो 3-4% था जी, और महिलाओं का तो बिल्कुल था ही नहीं, बहुत कम था। लेकिन आज आप देखिए 74% हमारे देश की जनसंख्या, और अब महिलाएं भी उसमें। तो जब शिक्षा का दिया जला प्रकाश अगर हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम उनको शोषित करते चले जाएंगे, महिलाएं कहाँ की कहाँ। देखिए आप स्वयं एक लेखिका भी हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना रही हैं, और आप जहाँ तहाँ जा कर के लोगों इंटरव्यू, खुद आपने मेरे ही सामने मैंने आपकी उन किताबों को देखा है जो आपने ग्रंथ लिखे हैं, 3 ग्रंथ लिखे हैं। तो मैं आपकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम आज भी महिलाओं को ये कहें कि उनको दबा के रखें, शोषित करके रखें, और उनको ये कहें कि तुम पर हवा लग गई, तुम पर ये हो गया, तो उस बात को जब नहीं उठाएंगे तो पुरुष वर्ग जो उस काम में लगा हुआ है, जो उसका पोषक है, वो मुझसे नाराज होते हैं और वो मेरी बुराइयाँ भी करते हैं। नहीं, ठीक है, आपका अपना लेखन है और समाज को जागृत करने का एक जागरूक लेखन जिसको कहा जाएगा, वो आपका लेखन रहा है। साथ ही लेखन के साथ आपके और शौक़ क्या रहे हैं लेखन के अलावा? मेरे शौक़ हैं, मेरी इस किताब में मैंने उसकी भी चर्चा की है। मेरी मिशन है आपके, कुछ आपने मिशन आपने? हाँ, मेरे इसमें कौन से मिशन है? मेरे 12 मिशन मैंने इसमें बनाए हैं। इस मिशन में मैंने जो समाज में छोटा मोटा जो काम किया उसमें मेरा उसमें एक मिशन है, मिशन छात्रवृत्ति और अपने जड़ों से जुड़ाव। इसकी मैं चर्चा थोड़ा सा आपसे कर देना चाहता हूँ। जिन विद्यालयों से मैंने प्राइमरी पास किया था 1959 में, 1959 में, और जहाँ से मैंने 1962 में 8वीं पास की थी, उनको मिला के मेरे घर के नज़दीक जिला अल्मोड़ा में रानीखेत के पास 5 ऐसे विद्यालय हैं जिनके 7 बच्चों को मैं हर साल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन सम्मानित करता हूँ। जी। और सम्मानित के लिए कोई बड़ी रकम नहीं देता, मैं प्रतिदिन 20 रुपये बचाता हूँ, और 20 रुपये बच जाने से 365 दिन में करीबन 7,000 साढ़े 7,300 रुपये बन जाते हैं। इन 7 बच्चों में इस रकम को मैं बांट देता हूँ और उनको एक स्मृति पत्र दे देता हूँ। इसके पीछे इस सम्मान की जो चर्चा में मैंने एक प्रमाण पत्र बनाया, सम्मान पत्र बनाया। उसके संयोजक मेरी पत्नी हैं और शांति कांडपाल, और उसकी चर्चा मैं उनसे भी करता हूँ, उनका भी इसमें सहयोग होता है। वो कहते हैं बहुत अच्छा। और ये क्या है, हमारे स्मृति इसलिए रखा गया है कि ये हमारे माता पिता की स्मृति में मैं इसको करता हूँ। तो अब इसमें क्या फ़ायदा है, मैं अपने स्कूलों से भी, बल्कि एक बार प्रिंसिपल साहब का फ़ोन आया था कि सर इतने साल हो गए हैं और आपने यहाँ से तब 8 पास किया, हमें आप कोई याद नहीं करता, यहाँ से एक आपके अलावा हमें इस तरह से कोई नहीं कर रहा। 17 साल हो गए मैं ये कार्य को कर रहा हूँ। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मैं बाकी तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ यदि उन विद्यालयों में मैंने नहीं पढ़ा होता, बेसिक प्राइमरी पाठशाला जनोली और राजकीय इंटर कॉलेज मिडिल स्कूल कुनेला खेत में, जिला अल्मोड़ा ताड़ी खेत ब्लॉक में अगर मैंने नहीं पढ़ा होता तो आज मैं तो ये 34 किताबें लिख रहा होता और न मैं आगे शिक्षा प्राप्त कर रहा होता। और आज मैं एक रिटायर्ड हेल्थ एजुकेशनिस्ट हूँ, पेंशन मुझे मिलती है। मेरे को बहुत खुशी है कि जो मुकाम मुझे, और जो इसी के बदौलत मेरे बच्चे भी आगे बढ़े, तो ये मुझे खुशी होती है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं एक नहीं कहूँगा कि यदि अगर मैंने इन विद्यालयों में से शिक्षा प्राप्त नहीं की होती तो मैं आज जहाँ हूँ मैं वहाँ नहीं पहुँचा। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आप जो अभी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो उनका ध्यान पढ़ने के लिए बहुत कम है, अभी शिक्षा की ओर उतना नहीं, अपनी स्कूल की किताबें पढ़ते हैं जो
इस तरह की किताबें पढ़ें, जैसे आपकी ज्ञान सागर है और आपकी इतनी सारी किताबें हैं, इस तरह से अगर वो किताबें पढ़ें और भी अन्य लेखकों की पढ़ें तो क्या आप कहेंगे उन्हें कि क्योंकि जी, मैं इसमें ये कहूँगा। दूसरी एक बात, आपने ये ज्ञान सागर की आपने बात की, तो ये ज्ञान सागर में मेरी एक कविता है, पूरे देश में पढ़ाई जाती है, अन्नदाता कृषक जी, और पेज नंबर 76 में वो किताब है। इसके और कक्षा 7 में ये पढ़ाई जाती है, कक्षा 7 में पढ़ाई जाती है जी। अन्नदाता कृषक। इसमें मेरा मेन उद्देश्य ये था, यदि हमारे पास सोना चांदी धन दौलत मकान दुकान बैंक बैलेंस सब कुछ हो, लेकिन शाम को खाने के लिए अन्न का दाना न हो जी, तो क्या हमारा अस्तित्व है? किसी का अस्तित्व नहीं है। किसान हड़ताल नहीं कर सकता, किसान कोई जब तब पूजा पाठ इन चक्करों में या किसी और अन्य चीज़ में नहीं जा सके, क्योंकि उसके लिए वो एक तपस्या है, वो खेत में ही काम करता है, उसको माटी में ही भगवान मिलता है। तो अन्नदाता कृषक पर मैंने इसमें एक कविता लिखी, तो उनको ये कविता पसंद आई, तो उन्होंने इस कविता को पढ़ा जाता है। साथ ही मैं बच्चों से यही बात कहता हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना हमारा चाहिए। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं एक उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे देश में अक्सर एक समय आती है, तिथि आती है, बोलते हैं जी चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, और लोग कहते हैं जी सूतक हो गया, ये हो गया। मैं कक्षा 6 के बच्चों के उनके माँ बाप से ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की SST की किताब निकालो, उसमें ग्रहण लगने का क्या तरीका बताया जरा वो देखो। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये सूरज चंद्रमा और पृथ्वी, यानी बीच में चंद्रमा आएगा अमावस्या के दिन तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, और पूर्णिमासी के दिन सूरज पृथ्वी और चंद्रमा, यानी चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, पड़ जाएगा। अब इसमें सूतक की बात कहाँ से आ गई? हमें बच्चे को यहाँ तो उस किताब में लिखा नहीं। अब उदाहरण और एक देता हूँ तो हाँ, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जो डॉक्टर कहते हैं कि ग्रहण के दौरान में किस व्यक्ति को क्या विशेष बचाव करना चाहिए, वो सत्य है, कैसे आँखों को बचाव करना चाहिए, लेकिन इस परंपरा पर आप दुनिया कहाँ चाँद पर चली गई। हमारे राकेश शर्मा भी चांद पर गए थे। जी जी। तो जब हमारा विज्ञान भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो जब उस पर जा रहे हैं तो हमें भी इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि भाई ये जो आप बातें कर रहे हैं इसको थोड़ा सा सोचिएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें अपनाना पड़ेगा और तभी हमारा आगे होगा, यही बच्चों को। और दूसरा मैं एक और बात, आज की किताब मेरी कुमाऊनी में है जी। अब बात बीच में मैंने कुमाऊनी की तरफ, जब हिंदी लिखने के बाद कुमाऊनी भाषा की तरफ भी गया मैंने, और हमारी जो भाषा है कुमाऊनी, कई लोग ये कहते हैं जी कुमाऊनी भाषा नहीं बोली है। ये बोली और भाषा में सिर्फ इतना फ़र्क है, बोली की कोई लिपि नहीं होती, और हमारी जो कुमाऊनी भाषा और गढ़वाली भाषा उत्तराखंड की जो मुख्य स्थानीय भाषाएँ हैं, इनकी लिपि देवनागरी है, जैसे हिंदी की। हमारे देश में 11 ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है, तो हम इसको कुमाऊनी को भी हम देवनागरी में लिख लेते हैं, गढ़वाली को भी लिख लेते हैं, संस्कृत भी उसी में है। अब इस बोली भाषा पर, इस भाषा को जिंदा रखना, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन वालों ने ये बताया था कि धीरे धीरे करके मनुष्य के विकास के साथ कुछ भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। कहीं ऐसा न हो जाए एक दिन ये हमारी भाषा स्थानीय भी चली जाए, तो इसलिए तो आपका इस दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि आप अपनी बोली भाषा को साहित्य के माध्यम से संजोने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। और अभी जो हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी कुमाऊनी गढ़वाली भाषा को लाने की बात हो रही है, उस पर भी प्रयास चल रहे हैं। और आप विभिन्न कक्षाएं भी लेते हैं बच्चों की, कुमाऊनी गढ़वाली जो कक्षाएं चल रही हैं समर में जो चलती हैं, गर्मियों के दौरान जो चलती हैं, तो उस तरह से भी आपका प्रयास रहता है कि अपनी बोली भाषा, अपनी संस्कृति को जीवंत रखा जाए, और उसके लिए माध्यम है। तो ये भी एक बहुत आपका महत्वपूर्ण हाँ, इसके लिए हमने 2016 से और पहले की 2012 से हमने काम किया। मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है, हमारी भाषा हमारी पहचान, कि कैसे बच्चों को सिखाया जाए। हम ये कहते हैं कि आप हिंदी सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, मैंडारिन सीखिए, जर्मन सीखिए, जापानी सीखिए, फ्रेंच सीखिए, दुनिया की कोई भी भाषा आप सीखिए, लेकिन हमें 2 चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। अपनी माँ को नहीं भूलना चाहिए, जिसको हम कुमाऊनी में ईजा कहते हैं, और अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। यदि हम अपनी ईजा को, अपनी माँ को भूल गए, हम अपनी मातृभाषा को भूल गए, तो फिर हमने कौन सी तरक्की करी? आप अन्य भाषाओं को पढ़िए। और जो आपने ये कहा, यहाँ पर दिल्ली में भी हमारी इन्हीं बातों पर
आपको पता लग गया होगा ही कि अब एक एकेडमी भी यहाँ पर बनी है, उसका नाम है गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी है। वो एकेडमी अभी थोड़ा काम कर रही है, कोरोना काल के बाद उसमें काम नहीं हुआ था तो अभी कर रही है। अब वो थोड़ा सा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर कवि सम्मेलन कराते हैं, कुछ बाल नाटक करा रहे हैं और भी साहित्य सृजन के संबंधी जो भी थोड़ा मोड़ा वो करते हैं अन्य एकेडमी के साथ। जैसे दिल्ली में तो कई एकेडमी है, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी के अलावा यहाँ पर पंजाबी एकेडमी, हिंदी एकेडमी, संस्कृत एकेडमी, हिंदी एकेडमी, कई एकेडमी, ये सारे दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं। हमारी एकेडमी भी दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। हम लगे हाथों डॉक्टर हेमा उनियाल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी उत्तराखंड जहाँ का मैं हूँ, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो भी वहाँ एक एकेडमी बनाएं, क्योंकि हमारी भाषा तो वहीं से बनी हुई है। हमको कई बार लोग ताने मारते हैं, तुम्हारे राज्य में तुम्हारी एकेडमी नहीं बनी, दिल्ली में बन गई। तो इनके लिए तो बननी चाहिए, क्योंकि हमारी जो भाषा संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार, उसका संरक्षण इन्हीं माध्यमों से हो पाएगा। हाँ। और इस ओर सरकार हो या जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो भी व्यक्तिगत प्रयास हो, सामाजिक प्रयास हो, किसी भी तरह के प्रयास हो, वो तो निरंतर इस पर चलते रहने चाहिए। तो इसी में ही ये जो हमारे इस साहित्य सृजन में, तो उन्होंने ये कहा था हमारा इसका एक मुख्य केंद्र है कुमाऊनी का, वो है कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रसार समिति कसार देवी अल्मोड़ा। वहाँ से एक मैगजीन निकलती है कुमाऊनी में, उसका नाम है पहरू। हाँ, पहरू निकलती है और डॉक्टर हयात सिंह रावत जी उसके संपादक हैं जी। और वहीं पर ही अल्मोड़ा से ही एक हमारा किताब अखबार निकलता है, कुर्मांचल अखबार, रामनगर से उसके संपादक हैं डॉक्टर फुलोरिया। और पिथौरागढ़ से भी एक पत्रिका निकल रही है, डॉक्टर सरस्वती कोहली उसको निकाल रही है, उसका नाम है आदिल कुशल। और काठगोदाम से देवांशु जी, दामोदर जोशी देवांशु जी, एक कुमगढ़ नाम की पत्रिका निकालते हैं। यानी अब हमारी इस भाषा के लिए पत्र पत्रिकाएं भी निकल रही हैं, हर साल सम्मेलन भी होते हैं। तो वही हमसे कहते हैं भाई साहित्य को, भाषा को मान्यता देने के लिए ना 8वीं अनुसूची में जाने की जो बात आ रही है कि उसके लिए गद्य पद्य का पूरा साहित्य होना चाहिए। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए वहीं के ही भाषाविदों के से कुछ न कुछ विचार लेते हुए हमने लिया। तो तभी मैंने शब्दकोश भी लिखा, उसका नाम प्योल पिटार है जी। और व्याकरण भी लिखा, कुमाऊनी भाषा का व्याकरण, एक प्रयास किया जी। तो ये जो आपने जो पुस्तकें लिखी है, व्याकरण लिखा हुआ है, ये अभी उत्तराखंड सरकार में या हमारे जा पाई है, लाइब्रेरी में जा पाई है बच्चों के लिए? ये आपने क्योंकि इनका जाना ज़रूरी है। ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। हालांकि ये काफ़ी सारी किताबें हमने अपने ही जेब खर्च से छपाई है, लेकिन इस बार हमने एक जो है एक मुद्दा उठाया था एकेडमी को कि भाई दिल्ली में खासकर अभी, क्योंकि दिल्ली की NCR की एकेडमी है, कि जितने भी कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी के साहित्यकार हैं उनके हर किताब की कम से कम 2-2 प्रतियाँ रखें। तो अब की हाल ही में उन्होंने मेरी हर विधाओं, यानी कुमाऊनी की जो मैंने 17 किताबें लिखी हैं इनकी हर एक की 2-2 किताबें उन्होंने खरीदी हैं और उसके बाद उसका भुगतान भी हमें किया है। जिस साहित्यकार ने चाहे 4 किताब लिखी तो उससे 8 किताब ली उन्होंने। जैसे मैंने 17 किताब लिखी तो मुझसे 34 किताब ली उन्होंने। और बाकी जगहों में भी जो लोग मांगते हैं, मेरा एक प्रयास होता है तो हम उसको भेजते रहते हैं। और उत्तराखंड में भी चल रहा है ये कार्यक्रम, वहाँ के स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। और सुनने में आता है कि पौड़ी के एक ब्लॉक में, अल्मोड़ा के एक ब्लॉक में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक बच्चों को किताब सिखाई जा रही है। लेकिन इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि अल्मोड़ा में कुमाऊं विश्वविद्यालय SSJ परिसर में BA के कोर्स में मेरी एक किताब पढ़ाई जाती है, संदर्भ के तौर पर बुनियाद निबंध संग्रह कुमाऊनी का है। तो वहाँ भी कुमाऊनी भाषा पढ़ाई जा रही है। तो जो लोग पहले ये कहते थे ये बोली है और ये है, अब उनके समझ में थोड़ा आने लगा है कि ये आप इस पर मत जाइए, इसकी लिपि देवनागरी है। मैंने जैसे कहा कि 11 भाषाएं ऐसी हैं, मराठी को देखिए उनकी भी ऐसी है। तो उसी तरह से भोजपुरी है, मैथिली है, जो ये भी भाषाएं हैं, तो इनकी जो है लिपि जो है देवनागरी है, जो कि हिंदी की तरह ही है। और अब अगर हम अपनी भाषा को थोड़ा, अब हमारा एक सबसे इसमें अड़चन की जो बात आती है कि हमारे जो बच्चे इस भाषा को जिंदा रखने में जब व्यवहारिकता आनी चाहिए। यानी मैं अक्सर पूछता हूँ बच्चों जानते हो, बोलते नहीं सर हम समझ तो लेते हैं, हम बोल नहीं पाते। तो बोलने का नहीं कारण उसका यही है कि वो घरों में चर्चा नहीं होती, घरों में बोलने वाले नहीं। अब जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वो अगर आपस में उन बच्चों से
उनकी भाषा में न बोल के बल्कि अपनी भाषा में बोले तो वो उससे जो है वो बच्चों को ये जा सकती है। और वैसे भी एक डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से इस समय बहुत ज़रूरत है कि इन चीज़ों को संरक्षित रखा जाए, क्योंकि आगे हमारे पास कुछ रहेगा नहीं फिर संस्कृति के नाम पर। अगर हम जो कुछ लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं अगर वो न कर रहे हैं तो फिर आगे कुछ रहेगा नहीं हमारे पास, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। अभी जैसे हमने देखा पुस्तक कौथिक भी लगाए जा रहे हैं, अभी हाल में लग रहा है एक चंपावत में। तो इस तरह से भी किया जा रहा है पुस्तकों के प्रचार प्रसार के लिए, उनको आगे पढ़ें लोग, बच्चे उस पर ध्यान दें। तो ये एक बड़ी और उपलब्धि कही जा सकती है। आपने एक मिशन की जब बात करी थी तो मेरा एक मिशन है, मेरे घर के पास में ही एक पार्क है, मैंने उसका नाम रखा है मिशन सामने वाला पार्क। वो एक कूड़ादान था। अब लोग कविता सुनाते हैं, मैं नशा मुक्ति से, एक मिशन है मेरा नशा मुक्ति, जो पुदुचेरी की सेवानिवृत्त उपराज्यपाल हैं किरण बेदी जी, ये दिल्ली पुलिस में। आप उनके उसमें भी आपने, उनका एक मिशन था नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र। मैंने वहाँ भी स्वेच्छा से वॉलंटरली बिना किसी पारिश्रमिक के काम किया है। 5 बजे के बाद जब मैं नौकरी करता था तो उसके बाद मैं करता था किरण बेदी जी के साथ। उन पर मैंने एक कविता भी लिखी है, स्मृति लहर में 5 महिलाओं में लिखी, तो उनमें किरण बेदी भी। तो उसमें मैं आज भी मैं लोगों के साथ वर्चुअली भी बताता हूँ कि कैसे आप डी एडिक्शन कर सकते हैं, शराब, धूम्रपान, गुटखा। मैं लोगों को स्पष्ट इतना ही कहता हूँ कि गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान, लहू तेरा पी रहे सुनसान। लोगों को आप जागरूक करें। हमारे घरों में जब लोग तंबाकू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, गृहिणियाँ डर जाती हैं क्योंकि वो इकोनॉमी का सोर्स पुरुष होता है, तो वो कह नहीं पाते। मैं कहता हूँ विनती करिए, हाथ जोड़िए, जैसे तैसे उनको समझाइए और बच्चे समझाएं तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो मेरा एक नशा मुक्ति का भी मेरा एक मिशन है। और मेरे अन्य मिशनों में जो हैं एक मिशन है मेरी मिशन साक्षरता जी। साक्षरता में भी मैं जो गरीब लोग हैं उनको चाहे छोटे शब्दों के साथ मैं सिखा सकता हूँ। ये मैंने अपनी ऑफिस से ही शुरू किया था कि जितने भी अनपढ़ हमारे ग्राहक आते थे उनसे मैं कहता था अगर तुम दस्तखत नहीं करोगे, अंगूठा लगाओगे तो आपको भुगतान नहीं होगा। इस तरह से मैं उनसे करता था। आपको मैं इतना बता देना चाहता हूँ, जब मैं सेना से सेवानिवृत्त हुआ, फिर मैं टेस्ट में बैठा, फिर मैं स्टेट बैंक में नौकरी पर लगा। कुल मिला करके मैंने करीबन 40-44 साल नौकरी की है मैंने इसमें। अभी मैं रिटायर्ड। तो मैं इतना और एक बताता। दूसरा मैं आपको एक कदम, मैंने एक और मिशन बनाया, मिशन गुठली रोपो। अच्छा। तो गुठली रोपो में मैं क्या कहता हूँ, वो उसमें जैसे मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी आम लाती हैं, अभी आने शुरू हो जाएगा जून के महीने से पक्की गुठलियाँ आने लग जाती हैं। तो हम गुठली फेंकते नहीं, तो उसको धो करके रख देते हैं, सुखाने रख देते हैं, और जब बारिश आएगी तो खुरपी से उसमें हम कर देते हैं। बल्कि मेरी वाइफ कहती भी है कि इनको तो पढ़ने लिखने और खुरपी के अलावा इनको कोई काम नहीं आता, ये घर के काम में मेरी मदद नहीं करते हैं। कई बार वो मुझसे कहती हैं। हाँ, अब आप जानते हैं तो ये महिलाओं का तो ये हक है, उन सब मेरे से कहना। तो ये गुठली रोपो मैं उनके सहयोग से मैं इस कार्य को करता हूँ। उसके बाद मेरा एक और है मिशन मसमसबेर केनी होन बेझिझक गिज खोलनी चैनी। हाँ, आपकी अक्सर कृतियों में ये लिखा हुआ मिलता है कि मसमसाने से कुछ नहीं होता, अपना जो है आपको बोलना चाहिए। अब आप देखिए, मैंने आपको कई बार मंच संचालन करते देखा है, कई जगहों पर देखा है। तो एक शुरुआत कैसे करते हैं किसी चीज़ की, आरंभ बहुत बढ़िया होता है तो फिर आगे भी बढ़िया होता है। अब एक दहेज की बात आती है, मैं उसको कहता हूँ महिलाओं से आगे आओ, विरोध करो, खुल के आओ, खुल के विरोध करो इसकी। और उसके बाद मैं जो उनको नौकरी पर काम करना होता है, हमारे देश में जो पुरुष प्रधान, अब मैं पुरुष हूँ फिर भी मैं कह रहा हूँ, पुरुष प्रधान सोच को थोड़ा सा उनके साथ लड़ के कैसे ज़िंदगी को जीना है, क्या हो रहा है हमारे देश में। ये अब जो ज़माना बदल गया, आजकल मोबाइल का ज़माना है। तीसरा मैं लोगों को ये भी और एक कहता हूँ कि अपने मिशन के अंदर कि ये मेधावी स्मृति सम्मान की, जैसे मैंने आपसे एक चर्चा करी, एक गरीब ननाज पढ़ाई की मैंने आपसे चर्चा करी, और उसके बाद मैंने जो बकर कटे की बात करी, बकरी काटने की भी मैंने आपसे बात करी। तो कुल मिलाकर के 12 मिशनों की मैंने इसमें अपने उसमें चर्चा करी हुई है। और इन्हीं के साथ मैं लोगों से यही कहता हूँ कि सब आइए। तीसरी एक महिलाओं से और एक अनुरोध करता हूँ मैं, उसमें भी जो शिक्षा में मेरा आता है, मैं ये कहता हूँ 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, आप तो जानते हैं।
मैं ये कहता हूँ महिलाओं से जो गृहिणियाँ हैं वो अपने लिए समय नहीं निकालती, वो कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाने वाली, मैं उन महिलाओं से कह रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर रही, उनको वो घर के ही साफ सफाई, झाड़ू पोछा और किचन, जिंदगी का एक मिशन, झाड़ू पोछा और किचन। मैं सबसे ये कहता हूँ, आपकी अपनी क्या पहचान बनाई, आपने अपने बच्चे पाले, अब वो आप दादी, कोई दादी बन गई, कोई नानी बन गई, मैं उनसे भी ये कहता हूँ, हमारे पास ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी पोतियों से सीख करके भी अपनी एजुकेशन को बढ़ाया, थोड़ा सा अपनी पहचान बनाई। तो यानी 24 घंटे खटते खटते आप अपनी ज़िंदगी निकाल दी, लेकिन थोड़ा सा अपना अध्ययन आपका अच्छा विचार है कि भी थोड़ा समय कुछ अपने लिए भी दिया जाए, अपने एजुकेशन के लिए दिया जाए, अध्ययन थोड़ा सा। लेकिन महिलाओं को इतना समय नहीं मिल पाता, कई बार उनकी शिकायत रहती होगी। हाँ, तो ये भी मैं कहता हूँ जी कि इस मिशन में आप फिर इसी से जुड़ा आपका एक व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि जैसे आप एक लेखक का इतना लिखते हैं तो पत्नी को कितना समय दे पाते हैं, क्योंकि हाँ, ये मेरे से सही एक बार जब एक टीवी इंटरव्यू में मुझसे भी हो रहा था तो वहाँ पर भी ये बात हुई थी, कितना समय, मैंने कहा जी जितना समय मेरी पत्नी को मुझे देना चाहिए। पत्नी का समय देने का अर्थ ये होता है कि उनके बताए हुए कार्यों को करना, हालांकि घर के पूरे कार्य करते हैं, लेकिन रुचि का जहाँ सवाल आता है, जैसे उदाहरण के लिए मुझे पढ़ने या लिखने की रुचि है, या किसी को पढ़ने की लिखने की रुचि नहीं है, किसी को ड्राइंग की रुचि है, किसी को आर्ट की कशीदागरी की चीज़, जो अगर आपकी रुचि वैसे नहीं है, अब पौधे लगाने की जैसे किसी की रुचि है, पार्क करने की जो रुचि है, अगर आप उसमें उनके हिसाब से नहीं चलते हैं तो सत्य होता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कई बार मेरे मन में यह आता है कि जब मैं लिख रहा होता हूँ, अध्ययन कर रहा होता हूँ, तो काश मेरी पत्नी इस समय कहीं पार्क में चली जाती है, घूमने चली जाती है, या मार्केटिंग का जो काम करती हैं, घर का सामान लाती हैं, उसके लिए चली जाती हैं। क्या होता है, उससे एकांत मिलता है। तो मुझे उन्होंने, प्रज्ञा चैनल वालों ने भी कहा था, नहीं आप कम से कम चाय वाय पीजिए, हाँ खाना वाना चाय वाय सब इकट्ठे पीते हैं, पर बात ये ज़रूरी होता है कि बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। हेमा जी की पति भी लेखक है, पत्नी भी लेखक है, मेरी पत्नी भी कई बार कहती है कि परिवार से एक ही लेखक काफ़ी है, अब मैं कहाँ लेखिका बनूंगी। तो कब लेकिन अब ठीक है, उनका भी अपना कहना होता है कि भी कुछ समय उनके लिए भी चाहिए होता है, जैसे समय देते हैं जो जितना आप दे सकते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए, क्योंकि आप साहित्य के प्रति अगर आप समय नहीं दे देंगे तो वो भी तो कहीं न किसी का समय तो हम काट के लेते हैं उसमें। जी किसी का समय तो हम लेकर के करते हैं उसको, इसीलिए तो वो होता है। लेकिन ये सब चलता है, चल रहा है। और सच तो एक बात कही जाए, इतनी 34 किताबें लिखी हैं, यदि उनका सहयोग नहीं होता, हमें चाहे 3 टाइम खाना नहीं मिलता, तो क्या मैं लिख पाता? ये भी तो एक बात है। सही बात है जी। पत्नियां किसी न किसी रूप में उपस्थित रहती हैं, चाहे मैंने तो यहाँ तक कहा, पत्नी को मैं कई दृश्य देखता हूँ, वो दवाई भी है, वो डॉक्टर भी है, वो नीम भी है, वो हकीम भी है, वो सब कुछ है। मैं इतना कहता हूँ, आप कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, पर ये कहना चाहता हूँ किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी पुरुष के लिए, कि पत्नी तू भार्या ही नहीं है, मित्र बंधु और सखा है तू। आपने ये सवाल छेड़ा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई गुणगान नहीं कर रहा, पर यह कह रहा हूँ कि पत्नी तू भार्या ही नहीं है, मित्र बंधु और सखा है तू, और जीवन नाव खेवैया तू है, और वैद्य हकीम दवा भी तो। वो वैद्य भी है, वो हकीम भी है, वो दवा भी है, क्योंकि वो गुस्सा भी करती है तो हमें रोटी भी तो मिलती है। यदि वो 24 घंटे गुस्से में रहेगा तो क्या वो रोटी पका पाएगा? नहीं पका पाएगा। जब उसको मालूम है, सही बात है, एक दूसरे के पहलू है ना, पति पत्नी, और उनका एक दूसरे का साथ है। आप तो समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, तो अभी आपको जरूरत मैं ये मानता हूँ, ये मित्र भी है, बंधु भी है, सखा भी है, दवा भी है, हकीम भी है, डॉक्टर भी है, सब कुछ भी है, कान पकड़ने वाले पंडित जी भी हैं, मास्टर जी भी। जैसे आपका ये वाला भी प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि आपका रूढ़िवादी के आप खिलाफ रहे हैं, तो आप स्वयं किस देवता को मानते हैं या नहीं मानते, और बहुत अच्छा, और किन की पूजा करते हैं, कितना समय देते हैं? बिल्कुल सवाल सही कहा आपने। मैं सिर्फ पूजा के नाम पर सुबह शाम, हमारे घर में एक छोटा मंदिर है जी, और मैं 2 से 5 मिनट तक वहाँ पर जो दिया बाती जलाता हूँ और प्रणाम करता हूँ, और मैं वहाँ से उठता हूँ जी। मेरे मन में ईश्वर के प्रति क्या है, जैसे कई लोग कहते हैं जी एक मंदिर में इतनी मूर्तियां रख लो, इतनी फोटो रख लो, और हर एक आरती करो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। अब उसमें ही अगर हम लह जाएंगे तो मैं
ये कहता हूँ, मेरे घर में जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको तब स्पष्ट हो जाएगी बात। रामचरितमानस है, मैं रामचरितमानस को मैंने मंदिर में नहीं रखा, कोई लाल कपड़ा नहीं रखा लगाया उस पर, उसको मैं इस तरह से नहीं रखता हूँ कि मैंने उसकी आरती करनी। वो मेरे लिए मेरी लाइब्रेरी की एक किताब है। जैसे मैं उसको गीता प्रेस गोरखपुर से लाया था, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो वो रखी है। अब मुझे तुलसीदास जी की अक्सर लोग कहते हैं कि भाई सुंदरकांड हो रहा है, हम वहाँ जा रहे हैं, अखंड पाठ हो रहा है जी रामायण का, वहाँ जा रहे हैं। हमारा इतना ही कहना है, लोगों से ये कहना है, ये समाज कैसे सुधरेगा कि उनकी कही हुई एक बात को आप दिल में भी तो उतारिए। आदरणीय कांडपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके लेखन से कई लोग प्रभावित हुए हैं, कई लोगों की जीवन की दिशा बदली है, चाहे वो आपने नशे के विरुद्ध लिखा हो कि नशा नहीं करना चाहिए, और जो भी कुरीतियाँ उनके विरुद्ध आपने लिखा, तो बहुत सारे लोगों का जीवन आपने सार्थक किया है, जीवन को बदला है। तो लेकिन आपका जीवन किन्होंने बदला और आपने किन से प्रेरणा ली? बहुत ऐसे लोग हैं, डॉक्टर हेमा उनियाल जी, कि जिन लोगों को मेरा समय अध्ययन में जाता है। मेरे से लोग ये कहते हैं क्या आप रामचरितमानस पढ़ते हो? मैं ये कहता हूँ, साधु ऐसा चाहिए जैसा क्षुभ सुहाए, और क्षार क्षार को गहरे हित होता दे उड़ाए। कहीं से भी कोई मतलब की चीज़ मिल जाती है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं भगत सिंह जी को पढ़ता हूँ, सरदार भगत सिंह। अब आप महात्मा गांधी का मैंने अपनी इस किताब में चर्चा भी लिखी है। महात्मा गांधी के बारे का मेरे मन में इतना बड़ा प्रभाव है कि एक आदमी जिसके पास सोने की प्लेट, चांदी की चम्मच थी, राजकोट के दीवान का बेटा था, बैरिस्टर बन के वहाँ से निकले, लेकिन फिर उनको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, और उतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम और हाथ में लंगोट और लकुटी लेकर के वो चल पड़े। उसके बाद उन्होंने देश, तो उनके जीवन से हमें चाहते हैं कि हम थोड़ा बहुत एक धूल भरी सही। अब आए दिन हम राम की बात करते हैं, हम कृष्ण की बात करते हैं। 2 महाकाव्य हमारे लिखे गए, रामचरितमानस और रामायण लिखा गया और महाभारत लिखा गया। हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परवीणम। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, सिर्फ 2 बातों को ही आप परोपकार करिए, दूसरों को कष्ट मत पहुंचाइए। इसी तरह से मैं योगेश्वर कृष्ण की हम बातें करते हैं। भाई उन्होंने जो हमें सिखाया, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे, इंसान कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोषत्व कर्मणि। वो क्या चीज़ है? हम सिर्फ उनको रास रचैया, माखन चोरैया, बंशी बजैया ही न कहें, जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया वो मिले। तो इसी तरह से राम की मर्यादा, जो रामचंद्र जी ने जो हमारे सामने सबरी को गले लगाया, निषाद को गले लगाया, जो एक हमारा एक बहुलता हमारे समाज में सबको एक साथ लेके गले लगा करके चलना, ये वाली बात है। तो उस हिसाब से मैं चलना चाहता हूँ इन सब चीज़ों का। मेरे तो इसका मतलब ये है कि आपने जो हमारे बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं या हमारी जो पुस्तक है, उनसे आपने महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया है, जीवन में उतारा है। कर्म के सिद्धांत को लिया होगा श्रीमद् भगवद गीता से, क्योंकि उसमें कर्म की बात कही गई है, और इस तरह से आपने और समता मूलक। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं, मैं थोड़ा जब मैं ग्रेजुएशन में कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ा कि हमारा एक समता मूलक समाज की हम बातें करते हैं। तो आपको मैं ये बता दूँ, मैं डॉक्टर अंबेडकर और विवेकानंद जी, कबीर का, रहीम का, रशखान का, बिहारी लाल जी का, इन सब के जो दोहे हैं, मीराबाई का, महादेवी वर्मा जी का, इन जिनका सबका आप ये कह सकते हैं इनका निचोड़ अगर लाएं। अब मैं संविधान की आप बात करूँ, मैं ये कहता हूँ जब हमारे लोगों ने बना करके संविधान हमारे सामने रख दिया, तो हमको मानना चाहिए वो सबसे बड़ी किताब है, हम उसके हिसाब से चलें। मैं लोगों से भी यही कहता हूँ, हर व्यक्ति को संविधान पढ़ना चाहिए कि उसमें सारे डायरेक्टर प्रिंसिपल लिखे हैं, नीति निर्धारक जो तत्व लिखे हैं उनके बारे में। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हमें जो बेसिक शिक्षा आरंभ में अपनी भाषा में, दूध बोली में, मातृभाषा में ही दी जाए, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो इस तरह के जहाँ से जो कुछ अच्छा मिलता है वहाँ से, मतलब आपको जहाँ भी जो चीज़ अच्छी मिलती है आप उसको ग्रहण करते हैं और उसको समाज तक पहुँचाने का। जब आप महिला की बात करते हैं तो आप पौड़ी में एक टिंचरी माई थी, उनका नाम ठगुनी देवी था, वो विधवा हो गई थी। उन्होंने शराब के बारे में बात करी। आज तो हमारे देश में शराब के कई बातें, मैं तो यहाँ तक सुना है कि महिलाएं भी कहीं पर उसकी ठेकेदारी या दुकानदारी या उनके नाम पर करते हैं। लेकिन एक ऐसी महिला भी तो थी टिंचरी माई, जो उन्होंने शराबबंदी के लिए एसडीएम को बोला और दुकान को बंद करवाया। बहुत योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा।
और इसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी उत्तराखंड की महिलाएं थी, उनकी देवी और विष्णु देवी शाह जो कि जेल में गई हैं। उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता संग्राम चला था उस दौरान में जो हमारे उत्तराखंड का ये रहा, तो उस योगदान को जब पढ़ता हूँ तो रोकटे खड़े हो जाते हैं, तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को प्रेरणा मिलती है जी। तो अभी आपने इतना सारा ग्रंथ आपने लिख दिए हैं, इतनी सारी पुस्तकें लिख दी हैं और समाज को एक विशद साहित्य, बहुत उपयोगी साहित्य आपने दिया है। तो आगे आप अभी क्या करने का विचार है इसके बाद आपका? अब मैंने जैसे कहा, मैं आपको एक बता दूं, मेरी एक किताब है महामनखी, जिसमें 21 परमवीर चक्र विजेता, जिनमें 14 को मरणोपरांत मिला और 7 को जीवित में मिला, 66 अशोक चक्र विजेता और 8 जो है नोबेल पुरस्कार वाले और 45 भारत रत्न, जिसमें 5 महिलाएं भी हैं। जी। इन सब के बारे में मैंने जब लिखा है, मैं चाहता हूं कि उनकी चर्चा वो किताबों में रह गई, धीरे धीरे करके समाज में वीडियो के माध्यम से, और जैसे आप आए हैं तो आपके माध्यम से ये मैं आप उन्हीं की तो बातें कर रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और साथ साथ मैं आपको इतना भी कहना चाहूँगा, आपने मेरे पास आ करके मेरे जो कोशिश ये करी है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरी किताब पढ़ी, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि आपने स्वेच्छा से ये सोचा कि क्यों नहीं इस आदमी के पास भी जाना चाहिए। कि जैसे मैंने आरंभ में ही कहा था, मैं इतना बड़ा कोई विद्वान या लेखक या भाषाविद नहीं हूँ, मैं प्रयास करता हूँ और मेरा इतना कहना है कि इंसान कोई परफेक्ट हो नहीं सकता, उसको सीखना है और अंत तक सीखना है। जी। तो ये भी जानना आपके बारे में बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आप अभी कुछ समय पहले आपने 75 वर्ष पूरे किए हैं जीवन के, तो लगातार आप लिख रहे हैं और बड़े एनर्जेटिक है। तो इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा कहाँ से आप लाते हैं? क्या आपकी दिनचर्या है? किस तरह का आपका खान पान है? ये भी लोग जानना चाहेंगे आपके बारे में। बिल्कुल, आपने अच्छा किया। 40 साल हो गए मुझे कलम घसीटते हुए। कलम में अपने को कलम घसीट कहता हूँ। 40 साल हो गए मुझे, और मैं करीबन लगभग 2000 से ज़्यादा लेख मेरे सोशल मीडिया में हैं। मैं प्रतिदिन एक लेख लिखता हूँ। आजकल मैं एक छोटा सा वीडियो भी बना रहा हूँ सोशल मीडिया में, मीठी मीठी बिरखात स्मृति और खरी खरी के नाम से मैं लिखता हूँ। स्पष्ट बातों को मैं लिख देता हूँ। जैसे कल ही मैंने, क्योंकि मैं हेल्थ एजुकेटर रिटायर्ड हूँ, तो कल मैंने हाइपरटेंशन के बारे में लिखा है। कुछ दिन पहले मैंने टीबी और मलेरिया के बारे में लिखा था। मैं बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में लिखा था। मैंने कोरोना के बारे में इतना लोगों को एजुकेट किया कि कैसे लोगों ने वैक्सीन लगाना और कैसे अपने आप को बचाना है। तो इन सब चीज़ों को मैं करते आता हूँ। अब जब समय मिलता है तो आगे ये एजुकेशन, क्योंकि मुझे मेरे सर ने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में, जहाँ से मैंने अपनी ये सारी टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त की थी, उन्होंने ये कहा था कि रिटायर्ड होने के बावजूद भी जब तक इंसान का दिल दिमाग काम करता है, उसके मुँह से आवाज़ निकलती है, उसने समाज के हित में कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। मेरा यही एक उद्देश्य है, मैं कुछ न कुछ करते रहूँ। जब तक थोड़ा बोल सकता हूँ या लिख सकता हूँ तब तक मैं करता रहूँगा। तो आप बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ समाज में चल रहे हैं, और मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आप इतना कुछ लिख रहे हैं और समाज को जागृति फैला रहे हैं। मुख्य तो जो बात है, समाज को एक जागरूकता की ओर आप कर रहे हैं। और हेल्थ पर तो आपका विशेष रूप से कार्य भी रहा है, और पर्यावरण पर आपका कार्य रहा है, और जो आडंबर है, जो दिखावा है, आप उसको दूर करके आप वैज्ञानिक आधार पर जीवन को जीने की बात करते हैं, वैज्ञानिक तथ्यों की बात करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका साक्षात्कार लेना मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण रहा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और आप जीवन में और भी जितना आपको समय मिले आप समाज के लिए कार्य कर सकें। धन्यवाद हेमा जी, आप हमारे पास आई और आपने मुझे मेरे से जानना चाहा। मेरी सबसे बड़ी बात है कि आपने मेरी आत्मकथा पढ़ी। मेरी आत्मकथा 168 प्रश्न की किताब को पढ़ने में, जिसमें 45 शीर्षक हैं, 168 प्रश्न हैं। इसमें मैंने सब कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा है। मैं कहाँ से चला, कैसे चला, क्या करा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, मेरे साहित्य को देखते हुए, मेरे सामाजिक जो छोटे मोटे मैंने ये मिशन चलाए, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में मुझसे मिलने की एक बात आई। आप आए मेरे घर पर, इतना कष्ट आपने किया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार डॉक्टर हेमा उनियाल जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बोर्ड में मेरी वो किताबें हैं जो मैंने इन 40 सालों में लिखी है। कई बार मेरे मित्र घर आते हैं तो कहते हैं जी किताब दिखाओ। मैंने कहा ये सामने लगी है, रखिए। और आज ये टेबल पर भी जो 34 किताबें, अगर आरंभ से हम चलते हैं इधर, ये पहली किताब थी मेरी जागर। ये जागर उपन्यास है।
जो हिंदी अकेडमी के सौजन्य से छपा है। ये पूरी लाइन में 2 लाइनों में ये 17 किताबें मेरी हिंदी की हैं, और बाकी ये जो 2 लाइनें हैं, आखिरी किताब लमक्याओं जो आई है वहाँ पर, ये मेरी कुमाऊनी की किताबें हैं। यानी मैंने जो भी अध्ययन किया, जो भी लिखा और जो भी मैंने समाज के लिए दिया इन किताबों में, मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं इसको एक ईश्वर की कृपा अपने ऊपर मानता हूँ, और कि जो मेरी लेखनी चली, मैंने ये जो कार्य किया, और बहुत अच्छा लगता है। व्याकरण लिखा, शब्दकोश लिखा, परमवीर चक्रों वालों की बातें करी, 14 प्रधानमंत्री 14 राष्ट्रपति की चर्चा करी। उसके बाद कुमाऊनी भाषा सिखाने के लिए बच्चों के लिए किताब लिखी। कक्षा 7 में जो किताब पढ़ाई जाती है, जो बच्चों के लिए कविता पढ़ाई जाती है पूरे देश में, अन्नदाता कृषक, वो लिखी। कोरोना काल का हिम्मत बटोर लिखा। छिलुक उपन्यास लिखा, जिसमें महिला की चर्चा आप कर रहे थे, उनकी बहुत बड़ी कहानी है। सांची नाटक लिखा। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो लिखी, ये उत्तराखंड के धरातल और देश के धरातल को साथ में लेते हुए मैं ये काम करते चला गया, और अच्छा लगा। मुझे कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं इतनी किताबें लिख पाऊँगा, लेकिन मेरी किताब को साहित्य को सम्मान भी मिला, हिंदी अकेडमी से सम्मान मिला, दिल्ली प्रदेश की जो साहित्य अकेडमी है उसकी मिला, कई संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया। इधर कुछ ये मोमेंटोज रखे हुए हैं जो ये मुझे सम्मान के तौर पर मिले हैं। ये है वो हिंदी अकेडमी का जो मेरी किताब बचपन की बुनियाद को 2007 और 2008 में मिला था। ये आचार्य चतुर्सेन पुरस्कार है जो दिल्ली प्रदेश की अखिल भारतीय साहित्य परिषद से जो ये पुरस्कार मिला। इसी तरह से मेरे दूसरे वाले कमरे में जहाँ पर मैं बैठता हूँ, वहाँ पर भी मेरी कुछ इसी तरह के मोमेंट रखे हुए हैं, जिनका मैं बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मेरी जिम्मेदारी बढ़ाई, इन्होंने मुझे और जिम्मेदार व्यक्ति बनाया, इन्होंने मुझे भटकने से बचाया इन लोगों ने, ताकि मैं अपने साहित्य के साथ जुड़ा रहूं, अपने समाज, अपने देश के लिए मैं लिखता रहूं। और ये दिनों दिन मेरा ये उद्देश्य सिर्फ इतनी यही था कि साहित्यकार का क्या उद्देश्य होता है कि वो समाज में जो गलत हो रहा है उसको इंगित करे, मसा के वो न रहे, वो बोले, अपना मुंह खोले और मीठे से बोले, ढंग से बोले, तरीके से बोले, और ये न करे कि भाई उससे कोई वो समाज में मुसीबत खड़ी हो। साहित्यकार, गीतकार, कलमकार, लेखक आई। ये आपका, ये मेरा स्टडी कक्ष है, यहाँ पर मैं बैठता हूँ, और यहाँ पर बैठ के ही मेरा जो अध्ययन चलता है, दिन जो जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं यहाँ पर बैठ के अध्ययन करता हूँ जी। और वो जो सामने वाला पार्क है वो मुझे यहीं से दिखाई देता है। वो पार्क इस समय अब थोड़ा सा अंधेरा होने लगा, दिखाई नहीं देगा। और ये मेरा एक छोटा सा पुस्तकालय है। ऊपर भी कुछ मोमेंटोज रखे हैं जो लोगों ने मुझे सम्मान के तौर पर दिए हुए हैं, वो रखे हुए हैं, भी अलमारी के अंदर भी हुए हैं। और इस साइड को अगर आप ज़रा बाई तरफ घूमेंगी तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर भी है, और इसके तरफ पर, इस दीवार पर भी बहुत कुछ। ये सब मुझे प्रेरित करते हैं। जब भी मैं विचलित होता हूँ तो मैं इनकी तरफ देखता हूँ। और गांधी जी की मैं आपसे बात कर रहा था तो वो भी ऊपर मैंने उनको रखा हुआ है। उसके बगल में पुरस्कार मिला हुए जो फोटोज़ हैं ये सब रखे हुए हैं। तो ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। कभी कभी मन में आती है बात कि लोगों ने मुझे ये दिए, मुझे मंच पे बुलाया, शॉल पहनाई, मुझे सम्मानित किया, तो मैं गदगद होता हूँ। मैं लोगों का ऋणी हूँ, मैं उन सब का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी लेखनी का सम्मान किया।